अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है डॉक्टर इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी चैप्टर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। पहले एक बात क्लियर कर दूं कि इस नोट्स में जितने भी टेक्स्ट होंगे वो आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है। जो सिंध टेक्स्ट बुक है उसी से ये सारा टेक्स्ट उठाया गया है। जस्ट इसको इसे डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको अच्छे तरीके से हम समझा सकें। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको पेज स्लो लग रहा है यानी वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लग रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 1.5x पे वीडियो को चलाओ ताकि थोड़ा सा प्रॉपर चले। कि मैं तो जल्दी जल्दी नहीं बोल सकता ऑब्वियसली, लेकिन जो वीडियो देखने वाले तो उनको लगता है कि थोड़ा सा फिर स्लो हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे बायोकेमिस्ट्री को। बायोकेमिस्ट्री को समझने से पहले एक डिफिनेशन समझते हैं अबाउट बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री से ऐसे समझते हैं जैसे एक कार होता है। सपोज एक कार होता है, तो एक कार के लिए जो बेसिक नीड होती है लाइक पेट्रोल ज़रूरी होता है, फ्यूल ज़रूरी होता है चलाने के लिए। इसी तरह बैटरी ज़रूरी होती है स्टार्ट करने के लिए, और इंजन ऑयल ज़रूरी होता है। तो ये सारी जो है ना बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो कार की बेसिक नीड है कि वो उसमें होना चाहिए, अदरवाइज़ कार नहीं चलेगा। इसी तरह कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म, अगर कोई भी लिविंग बॉडी की हम बात करें, किसी भी लिविंग बॉडी की बात करें तो उसके लिए क्या ज़रूरत है? जैसे हमें प्यास लगता है तो हम क्या करते हैं, हम पानी पीते हैं। इसी तरह जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। सही है? ये सारा काम हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें चाहिए एनर्जी। हमारी बॉडी को चलने के लिए क्या चाहिए होता है? हमारी बॉडी को चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब किस खाना यानी जो फूड हम लेते हैं, वो कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसी को बेसिकली हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। सही है? या पानी क्या-क्या फ़ायदा है, क्या नुकसानात है, या किस लिए हम पानी पीते हैं, ये सारा भी हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। क्लियर है? अब डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ते हैं डेफिनेशन। इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लेन द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है? यानी लाइफ के जो बायोकेमिकल बेसिस है उसको हम इस ब्रांच में एक्सप्लेन करते हैं। आगे जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा तो इस ये जो लेक्चर है बेसिकली ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो आपके लिए मे बी फर्स्ट टाइम वो बहुत नहीं होगी, या किसी ने अगर 9 में पढ़ा होगा तो उसके लिए थोड़ा-सा समझ में आएगा। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो अभी आपके लिए बहुत नया होगा, लेकिन वक़्त के साथ-साथ आपको समझ में आने लगेगा। और इसमें ये लिखा गया है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांचेज़ ऑफ बायोलॉजी ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। यानी ये बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है, उसकी भी हम रीज़न देखेंगे कि क्यों ये बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट ब्रांच है। सबसे पहले हमारी बॉडी जो है, वो कैसे बनी है, किस चीज़ से बनी है, और फिर आगे लिखा गया है कि किस तरह एक डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन निकलती है, प्रोटीन बनता है, और किस तरह ये सारा मैकेनिज़्म होता है। ये बेसिकली हम किस में पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इस चैप्टर में। लेकिन याद रखना, अभी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये टर्म आपके लिए नया होगा। प्रोटीन कैसे बनते हैं, डीएनए क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, ये सारा हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सेकंड क्या लिखा गया है? सेकंड लिखा गया है, सॉरी, सेकंड लिखा गया है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एब्नॉर्मल मैकेनिज्म। मैं आपको यह सिंपल कर दूं कि जो हमारे जिस्म में बीमारियां होती है, डिसीज़ होती है, वो कैसे होती है और क्यों होती है। तो ये हम बेसिकली हमारे हमको जो पता चलता है ये बायोकेमिस्ट्री की वजह से पता चलता है। इसके अलावा फिर जो मेडिसिन्स हम लेते हैं या जो भी हम यूज़ करते हैं, अ, वो उससे फिर वो डिसीज़ ठीक हो जाती है, तो क्यों होती है, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये भी हम पढ़ते हैं
बायोकेमिस्ट्री में। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, तो थर्ड पॉइंट भी वही सेम बातें रिवाइज होगी कि द रीसेंट कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजीज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इनेबल अस टू इन्वेस्टिगेट, यानी जो बड़े बड़े चैलेंजेस थे हमारे लाइफ में उसको आसान बना दिया इस ब्रांच ने। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कैंसर। तो कैंसर की कॉजेज़ क्या होती है और उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें भी हमें बायोकेमिस्ट्री के वजह से पता चली है। हमारी मेमोरी कैसे काम करती है, जो सेल की ग्रोथ है वो कैसे कंट्रोल होती है, हमारी पूरी बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है, हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है सेल से। तो कैसे सेल आपस में मिलकर पूरा एक ऑर्गेनिज़्म बनाता है, ये सारे जवाबों की जो क्वेश्चंस है इनका आंसर हमें कौन से ब्रांच में मिलता है, हमें बायोकेमिस्ट्री में इसका आंसर मिलता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। मैं अगेन एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ सिंपल अल्फाज में, कि जो हमारी बॉडी के बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ है उसको हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री ने हमारे जिस्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पहले नहीं पता था, अभी हमें इस ब्रांच की वजह से पता है, जो हम इसमें डिस्कस करते हैं वो सारे हमने वन बाय वन करके उसके डिटेल देख लिया। आगे देखते हैं। As we know that organisms are made up of tissues and cells, while cells are made up of molecules. Molecules are chemically bonded atoms. Fundamentally, living organisms are made up of chemicals, which explain the second postulates of cell theory. Structure and function of cells are dependent upon their chemical composition. To study the chemical composition of cells and reaction which carry down in these cells to understand the different structure and metabolism of an organism. देखो मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाता हूँ ये सब पूरे पैराग्राफ में लिखा क्या गया है, आपके लिए सिंपल भी होगा, आपको समझ में भी आएगा। देखो सेल जो है, कलर चेंज करते, एक सेल होता है। सेल बेसिकली बना होता है किस चीज़ से, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। आगे जाके हम पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल मॉलिक्यूल कर देते हैं। और मॉलिक्यूल आगे बने होते हैं किस चीज़ से, मॉलिक्यूल बना होता है एटम से। सही है। तो ये सारी बात यहाँ पे ये लिखी गई है कि जो सेल है वो भी फर्दर मॉलिक्यूल और एटम से बना हुआ है। और ये जो है यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल अपॉन देयर केमिकल कंपोजिशन, यानी हमारे पास एक सेल थ्योरी होती है, आपने क्लास 9 में पढ़ी होगी। हम इस बुक में अगेन उसको पढ़ेंगे। जो सेकंड पोस्टुलेट से वो इस बात को एक्सप्लेन करती है, यानी ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा ये बेसिकली सेकंड पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन करती है कि जो सेल है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है उसकी केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंडेंट होता है। यानी उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी वजह से उसकी जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है वो डिफाइन होता है। सही है। ये बात थोड़ी-सी मुझे लग रहा है मुश्किल है आपके लिए, लेकिन समझ में आ जाएगी। जैसे-जैसे हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते जाएँगे, आपको समझ में आ जाएगी, इतनी मुश्किल बात ये नहीं है। सही है। जो नीचे लिखा गया है वो तो मतलब सिंपल पैराग्राफ है, आपको समझ में आ गया होगा। अब 1.1 देखते हैं। पहले मैं आपको 1.1 डायग्राम में समझाता हूँ तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो आपके लिए ईज़ी होगा। सपोज़ ये हमारे पास ये एक सेल है। थोड़ा-सा रफली बना रहा हूँ इस वज़ह से ख़राब बन गया, वरना मैं गोल बना रहा था। वो चलो फिर से बनाते हैं। ये तो मिट ही नहीं रहा। चलो देखते हैं। बेसिकली ये हमारे पास सॉरी, ये एक सेल है। ये इसका न्यूक्लियस है। देखो सेल में बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। सेल में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन से लेकर ये जो बाहर आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। सही है? सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। और ये जो अंदर आपको ये जो न्यूक्लियस, आपको ये जो गोल दायरा में हाइलाइट कर रहा हूँ, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये कहलाता है न्यूक्लियस। क्या कहलाता है?
न्यूक्लियस। और इसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये पार्ट कहलाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। क्लियर है? यानी मैंने आप लोगों को तीन चीज़ें बताई। ये एक रफली सेल मैंने बनाया हुआ है। सेल में जो आउटर बाउंड्री होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन से लेकर जो बीच में मैंने एक आपको स्ट्रक्चर हाईलाइट किया है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जितनी भी स्पेस है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी बहुत सारी डिफिनेशन है लेकिन मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूँ। फिलहाल आपको सिंपल करके समझ आएगा तो आगे जाके जो इसकी कॉम्प्लेक्स डिफिनेशन होगी वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सही है? इसी तरह जब हम अगर सपोज पूरे सेल की बात करें, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इन दोनों को मिला दे, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, तो फिर ये कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है? बुक से भी देखेंगे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। एक हो गया साइटोप्लाज्म, एक हो गया न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस जो है ये कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। ये अभी बुक से देखते हैं आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। पैराग्राफ पढ़ते हैं। पहले लिखा गया है कि all living organisms are composed of cells and living cells contain a living matter called protoplasm। यानी वो स्पेस जो लिविंग है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। द एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल इज नॉट परफेक्ट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक सिंपल लाइन है। अब दूसरा सेल बना के उसको समझते हैं, जो दूसरा तीसरा लाइन और चौथा लाइन है उसको समझते हैं। सही है? ये एक सेल में अगेन बना रहा हूँ, गोल करके बड़ा करके बना रहा हूँ। ये आ गया न्यूक्लियस। अब इस सेल में बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स भी आगे हम पढ़ेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स हम किससे कहते हैं। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनील्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, रफली से बना रहा हूँ। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये मतलब सेल है। इसमें बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। हर सेल में हर सेल में 70 to 90% 70 to 90% क्या होता है? वाटर होता है। हमारी बॉडी भी 70 to 90% किससे बना है? पानी से बनी है। तो सेल में 70 to 90% पानी होता है। जस्ट इन केस अगर इस पानी को एवापोरेट किया जाए, क्या किया जाए? एवापोरेट किया जाए, यानी सेल से पानी को निकाल दिया जाए, सेल से पानी को निकाल दिया जाए, तो जो बाकी स्पेस रहेगा या बाकी सेल रहेगा उसकी जो वेट होगी या जो भी होगा उसको हम कहते हैं ड्राई वेट। क्या कहते हैं? ड्राई वेट। यानी अगर हम पानी को सेल से एवापोरेट करें तो जो बाकी रह जाएगा हम उस सेल के वेट को कहते हैं ड्राई वेट। क्लियर है? अब यहाँ पे देखते हैं। केमिकली इट कंटेन 70 to 90% वाटर, यानी सेल में 70 to 90% क्या होता है? पानी होता है। इफ द वाटर इज evaporated, जो रिमेनिंग मास रह जाएगा सेल का उसको हम क्या कहते हैं? ड्राई वेट कहते हैं। तो हमने इस 3-4 लाइन में कितने डिफिनेशन क्लियर किए? एक तो प्रोटोप्लाज्म का, एक साइटोप्लाज्म का, और तीसरा ड्राई वेट का जो डिफिनेशन है वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ड्राई वेट का डिफिनेशन है क्या। सपोज अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए डिफाइन ड्राई वेट, जैसे वो आता है डिफाइन द फॉलोइंग, 3-4 टर्म दिए होते हैं उसको डिफाइन करना होता है। तो आपने सिंपल लिखना है, 2 से 3 लफ्ज है, इतना मुश्किल नहीं है। The remaining mass consists of many carbon molecules containing long chain molecule called biomolecules। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। सही है? ये वाला लाइन जो है ये रिमेनिंग है, मैं आपको समझाऊंगा। ये वाला लाइन जो है ना ये मैं आपको अभी आगे जाके समझाऊंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ये वाला लाइन भी सिंपल है कि कंपाउंड प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। तो ये वही आ गया कि कौन से कंपाउंड्स होंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे। द एलिमेंट्स विच इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स को आगे देखते हैं, फिर इस 3 लाइनों को समझते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सही है। अब बार-बार एक ही वर्ड तो अगेन एंड अगेन बार-बार रिपीट हो रहा है और वो एक ही वर्ड है, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो समझते हैं कि बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है। Biomolecules are organic molecules produced by living organism, produced by living organism। ये बेसिकली पुरानी डेफिनेशन अब तो चेंज हो गया है। अब तो हम लैब में भी बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स बना सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही समझो कि वो मोलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना रहा होता है उसको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। और हमारे पास बेसिकली 4 बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। एक तो कंजुगेटेड मोलिक्यूल है, वो इसके कॉम्बिनेशन से बनता है। वैसे स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स भी है, लेकिन जो मेजर बायोमोलिक्यूल्स है वो बेसिकली 4 है। और ये एसेंशियल होता है स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी के लिए। अब मैं जस्ट ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसमें हम सिर्फ नाम देखेंगे और इसकी बेसिक यूजेस देखेंगे। फिर जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा फिर हम इस एक एक टॉपिक को डिटेल से देखेंगे। क्लियर है। सबसे पहले जो बायोमोलिक्यूल हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। सही है। कार्बोहाइड्रेट्स हम किससे हासिल करते हैं, जो राइस होता है, ब्रेड होता है, पोटैटोज वगैरह, इससे हमें क्या मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। या सिंपल अगर मैं कर दूं, जो स्वीटेस्ट होता है और जो इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है जिससे हमें डायरेक्ट ग्लूकोज मिलता है, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। सही है। ये जो एक्स्ट्रा डेली लाइफ से एग्जांपल मैंने लिए, ये जस्ट आपको समझाने के लिए ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। दूसरा बायोमोलिक्यूल्स है हमारे पास प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होता है, जो बॉडी बिल्डिंग और रिपेयरिंग में काम करता है, यानी मसल रिपेयरिंग में काम करता है। हमारे हेयर्स में, हमारे नेल्स में, हमारे हर जगह पे क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमें प्रोटीन कौन से सोर्सेज से मिलता है, एग से मिलता है, मीट से मिलता है, फिश से मिलता है और दाल्स वगैरह से भी हमें प्रोटीन मिलता है। इसी तरह लिपिड से इस एक-एक बायोमोलिक्यूल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो कि मैं थोड़ा-सा फास्ट जा रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स को हम अलग से डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स, इसकी जो भी डिस्कशन है सारी हम 1 से 2-3 लेक्चर में करेंगे। फिर प्रोटीन का करेंगे, लिपिड्स का और सो ऑन। लिपिड्स क्या होता है, जो एनर्जी स्टोरेज और इंसुलेशन का काम करता है। कैसे करता है हम पढ़ेंगे। और ये हमें कौन से सोर्सेज से मिलता है, ऑयल से मिलता है, बटर से मिलता है, नट से। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड हमारे पास 2 होती है, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। तो ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होता है जो सॉरी न्यूक्लिक एसिड नहीं, हाँ न्यूक्लिक एसिड हमारे पास डीएनए आरएनए होती है जो प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस में। ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ। फिर हमारे पास एक और टर्म लिखा गया है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। क्या लिखा गया है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिंपल बता दूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। जब भी दो बायोमोलिक्यूल आपस में मिलते हैं, जब भी दो बायोमोलिक्यूल आपस में मिलते हैं, उसको हम कहते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है, कंबाइंड मॉलिक्यूल बायोमोलिक्यूल टू परफॉर्म फंक्शन। यानी जब भी दो बायोमोलिक्यूल आपस में मिलते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। सपोज अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आपस में मिल गया, या प्रोटीन लिपिड आपस में मिल गया, लिपिड न्यूक्लिक एसिड आपस में मिल गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। सही है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो लेक्चर है वो एंड हो चुका है। आज के लेक्चर में मैं अगर बताऊं आपको तो हमने कितनी बातें, कितने कॉन्सेप्ट सीखे। सबसे पहले हमने बायोकेमिस्ट्री सीखा कि बायोकेमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या है और इसमें हम क्या पढ़ते हैं और किस लिए पढ़ते हैं और क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में। फिर हमने फर्दर देखा, यहाँ पे हमने सेल की जो सेकंड पोस्टुलेट्स है उसके हवाले से भी थोड़ा सा डिस्कस किया और आगे भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर हमने प्रोटोप्लाज्म की डिफिनेशन देखी, साइटोप्लाज्म की डिफिनेशन देखी। इसके साथ हमने 70 टू 90% वाटर होता है ये हमने देखा। फिर हमने ड्राई वेट देखे कि ड्राई वेट क्या होता है। बायोमोलिक्यूल्स को भी ऑलमोस्ट मैंने
डिटेल में डिस्कस किया। अब ये लाइन मैं आपको समझाता हूँ कि द रिमेनिंग मास कंसिस्ट ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग चेन मॉलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल्स। सही है। चलो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। बायोमोलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बेसिकली दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी, यहाँ पे लिख लेता हूँ। दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी, एक होता है कार्बन, एक होता है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन। यानी जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, जो भी बायोमोलिक्यूल होगा, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। क्या होते हैं? कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। तो उसको हम बेसिकली, ये बायोमोलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का शर्त है कि उसमें ये कोवेलेंट बॉन्ड या डायरेक्ट बॉन्डेड होते हैं। इस वजह से यहाँ लिखा गया है ये पॉइंट कि द रिमेनिंग मास कंसिस्ट ऑफ कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। सही है, कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, यानी उसमें कार्बन होता है और इसी को हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बाकी वही सारी बातें। हाँ, एक पॉइंट रह गई और वो है कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे जैसे हम इसके जो मेजर की डिग्रीज है वो डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि किसी बायोमोलिक्यूल्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, सॉरी ऑक्सीजन भी साथ में होगा। किसी कार्बन बायोमोलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा, किसी में साथ में नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, किसी में फॉस्फोरस भी होगा, किसी में सल्फर भी होगा। सही है। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। आपको बेसिकली याद करना है कि 6 एलिमेंट ऐसे हैं जिससे बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं। उसमें एक है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कौन से बायोमोलिक्यूल में कौन सा वाला प्रेजेंट है, कौन सा वाला प्रेजेंट नहीं है। ये वक्त के साथ आपको याद हो जाएगा। आई होप लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊँ और ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए और आप लोग कुछ सीखो। मैं चाहूँ तो मतलब मैं शॉर्ट शॉर्ट डिफाइन करके बता सकता हूँ, लेकिन वही बात है कि जब तक आपको डिटेल से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। ऑब्वियसली मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा। थोड़ा सा वीडियो जो है वो बोरिंग होगा, क्योंकि फेस नज़र नहीं आ रही और ऐसे बैक टू द स्क्रीन पढ़ाना है, थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है। लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ हम भी यूज टू हो जाएंगे और थोड़ा सा फिर हम भी सेटअप बढ़ाएंगे। ये थोड़ा सा की टेक से, यानी थोड़ा सा लास्ट पॉइंट है जो मतलब लास्ट में याद रखने के लिए। तो हमने पहले पढ़ा कि बायोकेमिस्ट्री क्या करती है। एक तो ये पेन बार बार इशू कर रहा है। बायोकेमिस्ट्री क्या करती है? केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल्स फिर फर्दर किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल से और एटम से बने होते हैं। और फिर हमने ये बात की कि ये सेकंड पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन करता है। थर्ड पॉइंट हमने बात की कि 70 to 90% सेल में वाटर होता है, और अगर हम सेल से वाटर हटा दें तो फिर जो मास रहता है सेल की, वो ड्राई वेट होता है, और वो बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स की वजह से होता है। बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली 6 एलिमेंट से बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, जो कि बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स ही बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसकी? लाइफ की। यानी हमारी बॉडी के जो हर पार्ट के लिए अलग अलग बायोमोलिक्यूल यूज होता है, और ये हम पढ़ेंगे कि कौन सा बायोमोलिक्यूल किस चीज़ के लिए इसेंशियल है। सही है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और लेक्चर समझ आया होगा। सो दैट्स इट।